नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, दूसरे हैं गुलाम रसूल बलियावी, तीसरे हैं आजम खान और चौथे हैं कन्हैया लाल हत्याकांड का कुख्यात अपराधी। सबसे पहले बताते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाने वाले बीबीसी के दिल्ली के दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। हाल ही में मीडिया संस्थान ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर दुष्प्रचार करते हुए एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इतना ही नहीं, उसकी ताज़ा डॉक्यूमेंट्री में आईएसआईएस आतंकी शमीमा बेगम का महिमा मंडन भी किया गया था। इससे उसके अपने ही देश के लोग नाराज हैं। अब सामने आया है कि बीबीसी के दिल्ली के दफ्तर में आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे और तलाशी लेनी शुरू की। बीबीसी हाल ही में रूस यूक्रेन सीरीज को लेकर बनाई गई वीडियो सीरीज के कारण भी सुर्खियों में रहा था। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। लेटेस्ट में हिंदू विरोधी हिंसा के दौरान इसने हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया और हमलावर मुस्लिमों को बचाने की कोशिश की। बीबीसी ने लंदन के अपने मुख्यालय में भारत में इसके दफ्तर में पड़ी इनकम टैक्स रेट के बारे में जानकारी पहुंचा दी है। बीबीसी का दिल्ली का ये दफ्तर केजी मार्ग के एचटी हाउस बिल्डिंग में है। कहा जा रहा है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है, जिस दौरान सभी कर्मचारियों के फोन ले लिए गए और कईयों को घर जाने के लिए भी कहा गया। हालांकि आईटी विभाग ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। कुछ खबरों में बीबीसी के मुंबई के दफ्तर की तलाशी की बात भी कही गई है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। संसद में आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले पर टिप्पणी करने वाले विपक्षी नेताओं में आगे रही। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की खबर है, वह सच में यह अप्रत्याशित है। उन्होंने इस दौरान गौतम अडानी को एसईबीआई अध्यक्ष से मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया है। अगली खबर में बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी की, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहरूपिया बता डाला। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव का पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध होने का दावा किया है। कहा कि अगर मोदी पाकिस्तान से डरते हैं तो सेना में 30% मुस्लिमों को भर्ती करे। बिहार के नवादा में आयोजित मकरकजी इदारा ए शरिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बलियावी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को दी गई जमीन और उनके प्रोडक्ट्स की जांच होनी चाहिए। उनका जितना माल बिक रहा है और वो कहां से बनकर आ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रामदेव भारतीय नहीं है, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वहीं बलियावी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30% मुसलमानों को फौज में जगह देकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर दिखा रहा था तो नागपुर के कोई बाबा जवाब देने नहीं आए थे। एक मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम सामने आया था। वहीं बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बहरूपिया बताते हुए कहा, पता नहीं वो कौन है, मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैं संविधान और अदालत को जानता हूँ। इस तरह के बहरूपिया की हमारे देश में कोई जगह नहीं है। कोई कपड़ा और मेकअप के सहारे हमारे देश को गुमराह नहीं कर सकता। बलियावी ने कहा कि देश में दलितों की तरह मुसलमानों के लिए भी एक्ट बनाना चाहिए। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए
कानून बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि बलियावी वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले शहर को करबला बनाने की बात कहते हुए नुपुर शर्मा को पागल औरत करार दिया था। जदयू नेता ने झारखंड के हजारीबाग में 18 जनवरी 2023 को कहा था, मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। खुद को सेक्युलर बताने वाले राजनीतिक पार्टियों ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। उनका कहना था, कोई रियासत नहीं होगी क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है और मेरी सांसें भी मेरी नहीं है। जीने की तमन्ना वो करे जिसके पास रसूल का नूर ना हो। हम तो इसी आरजू तमन्ना से जीते आए हैं कि मरने के बाद एक ऐसा दिन तो आएगा जब कोई नहीं रहेगा। अब बात आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा हुई है। साल 2008 में छजलैट केस में दोषी करार दिए जाने के बाद मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके बाद अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना है। पिछले साल हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी, जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें सपा की हार हुई। अब स्वार विधानसभा सीट से विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा सकती है। खास बात यह है कि नियमों के अनुसार अगर 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाती है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना है। आपको बता दें कि सपा नेता के खिलाफ साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट में सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा था। मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा नेता को कार की चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था। तब मुरादाबाद के छजलैट थाने में दर्ज हुए इस केस में आजम खान और अब्दुल्ला खान सहित 9 सपा नेता आरोपी थे। अब इस केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है, जबकि बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है। रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता था, लेकिन वक्त बदला तो रामपुर की सियासत भी बदली। योगी सरकार ने पहले उन्हें और उनके परिवार को कानूनी शिकंजे में कसा और फिर बीजेपी ने आजम खान का सियासी खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट के बाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सूबे में ये आजम खान और उनके खानदान के सियासी युग का अंत है। चौथी खबर में बात कन्हैया लाल हत्याकांड की। कन्हैया लाल हत्याकांड में दायर एनआईए चार्जशीट से चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि आतंकियों का इरादा यूट्यूब और फेसबुक पर कन्हैया लाल की हत्या को लाइव करने का इरादा था। वो लड़कियों का भी एक टेरर गैंग बनाना चाहते थे। राजस्थान उदयपुर में 28 जून 2022 को कन्हैया लाल का गला उनकी दुकान में घुसकर रेत दिया गया था। आपको बता दें, कन्हैया लाल का गला रेतने में शामिल रहा रियाज अत्तारी अपनी आतंकी गैंग में लड़कियों को भी शामिल करना चाहता था। पाकिस्तानियों से भरे लब्बैक या रसूल अल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में उसने अपनी मंशा जाहिर की थी। उसने एक वीडियो बनाकर कहा था, अली के लाल उतरे हैं मैदान में, अब अली की शहजादियां भी उतर गई माशाअल्लाह। एनआईए को ये वीडियो रियाज के मोबाइल से भी मिला। वहीं एनआईए की चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि कन्हैया लाल के अलावा कई अन्य लोग भी इनके निशाने पर थे। ये सभी उदयपुर के ही रहने वाले थे। इनमें नितिन जैन, यश पनेरी, लव कुशवाहा और नवीन प्रजापति के नाम सामने आए हैं। एक ऑडियो मैसेज में रियाज ने कहा था कि इंशाअल्लाह आगे भी सिर कलम होते रहेंगे।
एनआईए की चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि रियाज अत्तारी और उसका गैंग नुपुर शर्मा के समर्थकों का सिर काटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। इसी तैयारी में रियाज ने एक वीडियो मुस्कुराते हुए छुरे की धार तेज करते हुए बनाया था। दावा इस बात का भी किया गया है कि कन्हैया लाल की हत्या की साजिश में शामिल मोहसिन नाम के एक अन्य शख्स को कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव करने को बोला गया था। हत्या को यूट्यूब पर लाइव करने की जिम्मेदारी इदरीश को मिली थी। हालांकि किसी वजह से ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए थे। गौरतलब है कि कन्हैया लाल कांड के लिए बनी आतंकी गैंग में चूड़ी, चश्मे, बूटिक, चिकन आदि से जुड़े व्यापारी शामिल थे। इसमें से कई कन्हैया लाल के घर और दुकान के पड़ोसी थे, जिन्होंने लगातार उनकी रेकी की थी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।